नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं कि जो 16 महाजनपद होते हैं, जिसमें से 8 महाजनपद की चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है। उसके बाद से हम लोग जो 8 महाजनपद बचे थे उसको इसमें हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ था, कंबोज को क्लियर किया हुआ था, गंधार क्लियर किया था, मत्स्य महाजनपद, कुरु महाजनपद, उसके बाद से सुरसेन महाजनपद, उसके बाद से कौशल महाजनपद हम लोग देखे थे, उसके बाद से काशी महाजनपद और पंचाल महाजनपद। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वत्स और उसके बाद से बाकी सब आते हैं, वत्स आते हैं, मल आते हैं, अंग आते हैं, मगध आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अवंती, चेदी, अस्मक, ये सारे लोग आते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे वत्स को लेकर के। वत्स की स्थिति हम लोग देख ले कि भारत में कहाँ पे थी। तो वत्स की बात करते हैं। ये वत्स है तो हमारा ये मान लीजिए प्यारा सा भारत है, तो ये यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे वस्त्र यहाँ पे था, ठीक है। यानी ये वाला क्षेत्र यहाँ पे वस्त्र था। यानी हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग देख लें तो ये आपका इंडिया हो गया। तो यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में मत्स्य था, यहाँ पे कुरु था, यहाँ पे सुरसेन था, यहाँ पे कौशल था, यहाँ पे काशी था, यहाँ पे पंचाल था, यहाँ पे वत्स है, ठीक है। यहाँ पे वत्स है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे आगे चल कर के, ठीक है। इस तरह से एक फिगर, राउंड फिगर हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वत्स कि वत्स की स्थिति कहाँ पे है। तो ये भी हम लोग देख लिए और वत्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी हम लोग कंसीडर करते हैं, देखते हैं। तो वत्स की राजधानी हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो कौशाम्बी यहाँ पे आता है, ठीक है। और कौशाम्बी को निचक्षु शासक ने बसाया था, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि एक समय पे जो वत्स था वो उसकी राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी, लेकिन वहाँ पे बाढ़ आ जाने की वजह से जो निचक्षु शासक था उसने फिर से उसके बाद से कौशाम्बी को उसने राजधानी बनाया। आगे देखते हैं कि यह महाजनपद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और बांदा क्षेत्र में था। यानी जो वत्स की बात होती है तो इलाहाबाद और बांदा जिले में था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी था। यह पौरव वंश का शासन था, जिसका शासन उदयन था, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन था। यानी पौरव वंश यानी वत्स महाजनपद में पौरव वंश का शासन था और वहाँ का शासक जो था उदयन था, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन था। उसके बाद से पिंडौल नामक बौद्ध भिक्षु ने उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। यानी उसको बौद्ध धर्म बताया था और उसमें उनको दीक्षित किया था पिंडौल नामक बौद्ध भिक्षुक ने। उसके बाद से हम लोग देखते हैं मल। तो मल आता है यहाँ पे, आप लोग नाम सुने होंगे मल गणराज्य। मल गणराज्य आप लोग उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देख सकते हैं। देवरिया जिला के आसपास कुशीनगर आप लोग देखे होंगे। तो कुशीनगर में हम लोग यहाँ पे देखते हैं मल गणराज्य पहले हुआ करता था। तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में कुशीनगर का क्षेत्र था, यानी देवरिया के आसपास। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जो थे उनका जो महापरिनिर्वाण स्थल है वो कुशीनगर में ही है। वहाँ पे एक स्थल, वहाँ पे जैसे उनकी डेथ हुई थी तो यहाँ पे उनके डेथ वाले समय को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह भी गणतंत्र हुआ करता था, कालांतर में यानी बाद में राजतंत्र हो गया। यानी हम लोग बात करते हैं मल गणराज्य, यानी वह पहले डेमोक्रेटिक था लेकिन बाद में फिर से वहाँ पे राजतंत्र हो गया। उसके बाद से देखते हैं चेदी। तो चेदी वंश में हम लोग देखते हैं कि इस महाजनपद का जो क्षेत्र था आधुनिक बुंदेलखंड हुआ करता था और इस महाजनपद की राजधानी थी सुक्तिमती, ठीक है। तो इस महाजनपद जो चेदी महाजनपद था उसकी राजधानी सुक्तिमती थी। उसके बाद से देखते हैं अवंती। अवंती कहाँ पे है हम लोग देख लेते हैं। तो मल हो गया,
मल के बाद से हम लोग देखते हैं, तो मल के बाद से हम लोग देखे हैं चेदी, तो चेदी यहाँ पे आता है और उसके बाद से अवंती यहाँ पे आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हो गया चेदी, ये हो गया मल, ये हो गया अवंती। अवंती जो था मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में था कुछ हिस्सा, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं अवंती महाजनपद के, और यहाँ के जो राजा थे चंद्रप्रद्योत थे, और चंद्रप्रद्योत के सबसे बड़ा जो शत्रु था मगध नरेश बिंबिसार, जो हरेक वंशी था, जो वो सबसे बड़ा शत्रु था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो यह महाजनपद मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र का कुछ हिस्सा था, जिसकी 2 राजधानियाँ थी, उज्जैनी थी और महिष्मती थी। उज्जैनी थी और महिष्मती थी। इस महाजनपद का सबसे शक्तिशाली शासक चंद्रप्रद्योत था। कालांतर में अवंती महाजनपद का विलय मगध साम्राज्य में हो गया। यानी जो ये आप अवंती देख रहे हैं, एक समय के बाद से मगध साम्राज्य में विलीन हो जाता है। वो इस तरह से कि कालाशोक के शासनकाल में ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रप्रद्योत का जो सबसे बड़ा शत्रु था बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार और चंद्रप्रद्योत के बीच में एक कोई मतलब लोहे की खान को लेकर के दोनों में बहुत ही मतभेद हुआ करता था। लेकिन एक समय आता है, ये तो एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, लेकिन बिंबिसार की जो विचार थी वो इतना बड़ा था कि एक ऐसा समय आता है कि जब चंद्रप्रद्योत की जब तबीयत गड़बड़ हो जाती है पीलिया की वजह से, ऐसा माना जाता है कि पीलिया हो गया था, तो वो बीमार पड़ गया। जब बिंबिसार को पता लगा कि यहाँ पे जो अवंती के शासक हैं चंद्रप्रद्योत, उनकी तबीयत बिगड़ गई है, तो उसने अपने जो दरबार में जो चिकित्सक थे जीवक, उनको चंद्रप्रद्योत के दरबार में भेजे उनकी इलाज के लिए। उसके बाद से धीरे धीरे उनके जो स्वास्थ्य था वो ठीक हो गया। उसके बाद से जैसे जीवक आ रहे थे तो चंद्रप्रद्योत ने पूछा कि एक बात बताइए, आपको भेजा किसने है, किस दरबार के आप चिकित्सक हैं? तो वहाँ पे जीवक थोड़ा घबराया, तो बोला कि बात महाराज बात आ ही गई है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मगध नरेश बिंबिसार है उसने आपकी सहायता के लिए मुझे भेजा है आपके इलाज के लिए। तो इससे बहुत ज़्यादा वो मतलब भावुक हो जाता है चंद्रप्रद्योत। उसके बाद से जीवक को बोलता है कि जाकर बिंबिसार से बोल देना कि अब तक हम लोग का शत्रुता, मतलब हम लोग शत्रु के रूप में थे, और शत्रु मतलब शत्रुता भी किए थे तो बहुत ही बढ़ चढ़ कर किए थे, लेकिन अब मित्रता भी हम लोग करेंगे तो पूरी जमाना देखेगा। तो इस प्रकार से बिंबिसार, मगध नरेश बिंबिसार और अवंती का जो शासक था, अवंती नरेश जो चंद्रप्रद्योत था, उनकी मित्रता एक समय पे हो जाती है। उसके बाद से कालांतर में क्या होता है कि जो अवंती जो होता है वो कालाशोक के शासनकाल में ये मगध में क्या होता है, विलय हो जाता है। तो ये है कहानी। उसके बाद से हम लोग देखते हैं अस्मक। अस्मक ये महाजनपदों में सबसे दक्षिणी छोर पे था। अस्मक जो दक्षिणी भारत में था, इसके बगल से गोदावरी नदी बहती थी। तो हम लोग देखते हैं कि यह महाजनपद सभी महाजनपदों में सबसे दक्षिण में स्थित था, जो दक्कन वाले क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, तो ये दक्कन वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे होता था अस्मक, जहाँ से गोदावरी नदी बहती थी। ठीक है, इस महाजनपद से होकर गोदावरी नदी बहती थी। इसकी राजधानी पोतक यानी पोतली प्रतिष्ठान थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, पोतली प्रतिष्ठान। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं अंग की। तो अंग था कहाँ? तो अंग यहाँ पे था। अस्मक हम लोग देख लिए, अस्मक यहाँ पे था। उसके बाद अंग सबसे महाजनपदों में सबसे पूर्वी छोर पे था अंग। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा थी, जो आजकल हम लोग भागलपुर जिले के रूप में हम लोग देखते हैं। इसका जो क्षेत्र पड़ता था मुंगेर, भागलपुर और बंका को भी ले सकते हैं, बंका वाले क्षेत्र को। तो यानी मुंगेर, भागलपुर और बंका। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यह महाजनपद मुंगेर, भागलपुर तथा बांका जिले में वाला क्षेत्र था। यहाँ की राजधानी चंपा था, जो आधुनिक भागलपुर जिले में है। यहाँ के राजा का नाम ब्रह्मदत्त था। ठीक है, यहाँ का राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने मगध नरेश, भदिया
भदिया की हत्या करके और उसको अपने साथ ले लिया था, यानी अंग में मगध को अपने साथ ले लिया था। तो जब भदिया का हत्या किया तो उस टाइम बिंबिसार बहुत छोटा था। तो बिंबिसार ने बोला कि इसकी बदला तो हम तो लेके रहेंगे, ठीक है। तो 12 वर्ष की आयु में शासक बनता है बिंबिसार, और उसके बाद से उसी के राज्य में घुस करके और ब्रह्मदत्त को क्या करता है, मार देता है। और ब्रह्मदत्त से फिर अपना मगध और मगध के साथ साथ अंग को भी अपने साथ क्या कर लेता है, मिला लेता है। तो इस तरह से बिंबिसार यहाँ से स्टार्ट करता है, यानी जब भदिया उसके बिंबिसार के पिता भदिया की जब हत्या हो जाती है तो वहाँ से अब मगध में बिंबिसार के रूप में देखा जाता है कि बिंबिसार अपने पिता के बदला लेता है और मगध की जो मर्यादाएं हैं उसको बचाने के लिए अपने म्यान में से तलवार निकलता है। और वो जब मतलब तब तक वो जो तलवार रक्तपान करती रही जब तक कि पूरे मगध साम्राज्य एक साम्राज्य पूरी तरह से साम्राज्य का रूप न ले लिया। और ऐसा माना जाता है कि जो अशोक यानी कलिंग युद्ध तक वो तलवार रक्तपान करती रही, और कलिंग युद्ध में ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 लाख लोगों की हत्या हुई थी उसमें। उसके बाद से कलिंग युद्ध के बाद से वो तलवार म्यान में फिर चली गई, यानी वहाँ से रक्तपान की कोई वहाँ पे सोर्स नहीं मिलते हैं। तो यानी बिंबिसार ने स्टार्ट किया था मगध के लिए और अशोक ने उसको ख़त्म किया। तो इस तरह से देखा जाता है कि मगध के उत्कर्ष के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अंग की। तो हत्या करके मगध को अपने क्षेत्र में मिला लेता है, और कालांतर में हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त की हत्या करके मगध में अंग का विलय कर देता है। उसके बाद से बढ़ते हैं वज्जी, ठीक है। वज्जी की राजधानी थी वैशाली, जिसमें आप लोग एक अलग क्षेत्र देख सकते हैं लिच्छवी गणाजी के रूप में। तो इसका क्षेत्र जो पड़ता था ये वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी और उसके बाद से नेपाल। तो यहाँ पे इसकी राजधानी हम मिथिला भी बोलते हैं और यहाँ की राजधानी को हम लोग वैशाली भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं मिथिला और वैशाली। वज्जी 8 राज्यों के संघों में बटा था। वज्जी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक या समुदाय, ठीक है, पशुपालक समुदाय। इस महाजनपद की राजधानी मिथिला या वैशाली। वर्तमान में वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, नेपाल तक का क्षेत्र इसमें आता था। उसके बाद से पढ़ते हैं मगध। तो मगध में हम लोग देखेंगे कि मगध की जो राजधानी थी, ठीक है, मगध का राजधानी जो था वो आपका यहाँ पे पाटलिपुत्र था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मगध जो था, मगध महाजनपद बिहार में स्थित था, जो पटना, गया और नालंदा वाला क्षेत्र था। और भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत सबसे पहले मगध साम्राज्य के द्वारा ही की गई थी। यानी साम्राज्यवाद का यदि शुरुआत किया गया था तो सबसे पहला जो जनपद था वो मगध महाजनपद था, ठीक है। और मगध महाजनपद में हम लोग देखते हैं इसके राजधानी के रूप में तो 3 तरह से आते हैं, गिरिब्रज, राजगिरी और पाटलिपुत्र। तो बिंबिसार हर्यक वंश के समय में गिरिब्रज रहता है। उसके बाद अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके और शासन करता है, तो उसमें अपनी राजधानी राजगिरी ट्रांसफ़र करता है। और उसके बाद से उसकी हत्या करके उसका बेटा जो उदयन होता है वो पाटलिग्राम यानी पाटलिपुत्र में उस राजधानी को स्थानांतरित कर देता है। तो हम लोग इसको देखेंगे मगध के उत्कर्ष में और भी इन डिटेल। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग एक परिचय के रूप में हम लोग देखेंगे मगध को। इसके बाद से हम लोग देखेंगे मगध के उत्कर्ष के बारे में और मगध को इन डिटेल पढ़ेंगे, इसलिए कि बिहार के परिप्रेक्ष्य से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बीपीएससी मेंस राइटिंग के लिए और बीपीएससी प्री के लिए भी ये बहुत सारे मतलब इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, ये पूरी तरह से हम लोग देखें कि वत्स, मल, चेदी, अवंती, उसके बाद से अस्मक, अंग और वज्जी, मगध, ये महाजनपद 8 रहे हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में 8 महाजनपद पूरा क्लियर है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो वो 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी 16 के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पे मिल जाएगा आपको वीडियो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।